On the occasion of World Hypertension Week, today we have with us Dr. Rahul Patil, consultant cardiologist, Ruby Hall Clinic, Pune. So welcome to Radio City. सबसे पहले I would want to ask you hypertension. इसको silent killer कहा जाता है. So what do you think is the reason behind it? क्या reason है इसके पीछे? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और रक्तदाब, इसे साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का प्रेशर जब 140 और 90 से ऊपर जाए तो बहुत बार उसे कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसे कोई लक्षण नहीं होते। और जब तक उसकी बॉडी उसकी सहनशीलता उसको टॉलरेट करती है तब तक पेशेंट स्टेबल रहता है, और जिस वक्त उसे कोई सिम्टम आ जाए तो उस वक्त काफी देरी हो जाती। शरीर का कोई तो अंग जैसे कि ब्रेन, हार्ट या किडनी कहीं पे डैमेज अगर हो जाए तब जाके सिम्टम्स आते हैं। तो इसीलिए उसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इनिशियल 1 और 2 स्टेजेस में काफी बार सिम्टम्स नहीं होते। हाइपरटेंशन का इलाज अगर नहीं होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाइपरटेंशन जैसे मैंने कहा साइलेंट किलर है, जब तक एक 20-25% लोगों में जो बढ़ता रहता है, और जिस वक्त सिम्टम्स आए तो बहुत बार पेशेंट पैरालिसिस करके प्रेजेंट होता है। और पैरालिसिस का मुख्य कारण ब्लड क्लॉट होना ब्रेन में, या किसी कारण ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाए कि ब्रेन की नस फट जाना और रक्तस्राव होना, तो ये मेजर कारण होता है पैरालिसिस होने का। उसके साथ हार्ट अटैक, मतलब हार्ट की रग में कहीं पे ब्लड क्लॉट होके बंद हो जाना, ये भी कॉमन प्रेजेंटेशन है हाइपरटेंशन का। इसके साथ काफी लोगों में हाई प्रेशर से ब्लड अगर किडनी को जाता है तो किडनीज भी फेल हो जाती है, और इस पेशेंट्स में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट लग सकता है। कम प्रमाण में बहुत सारे पेशेंट्स में हमें ये देखा जाता है कि उनके आंखों जो नाजुक होती है आंख, उसी हाई प्रेशर में अगर आंख को ब्लड सप्लाई जाए तो आपकी आंख भी डैमेज हो सकती है। हाइपरटेंशन कम करने के लिए क्या आहार होना चाहिए? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये तीनों भी बीमारियां कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस बोलते हैं, मतलब इनकी मूल जड़ एक ही है, और वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल। बैलेंस डाइट उसे कहा जाता है जिस डाइट में 40 to 50% प्रोटीन हो, 30 to 40% अराउंड कार्बोहाइड्रेट्स हो, 10 to 15% फैट्स हो, और उसके साथ कुछ मिनरल्स और विटामिन जो हमें डाइट से लेने हैं। और एक शरीर को 24 घंटे के लिए चलाने के लिए 1800 से 2000 कैलोरीज लगती है। अगर हम ये कैलोरीज इनटेक प्रमाण में न ले, और हमारे जो इंडियन डाइट है जिसमें एक चपाती, राइस, दाल और 2 सब्जियां जो होती है, इसमें प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट राइस और चपाती में होता है। जंक फूड का ऑर्डर बढ़ गया है, और लाइफस्टाइल इस तरह से हो गई है कि कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। इस कारण से ये बीमारियां, तीनों मेजर बीमारियां बढ़ रही है। रक्त में जो अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? खून में कोलेस्ट्रॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी हम फैटी फूड्स खाते हैं, जिसे हम फैटी एसिड्स बोलते हैं, ये फैटी एसिड का इमल्सिफिकेशन होके वो लिवर में मेटाबॉलिज्म के लिए आता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय और यू कैन कॉल डाइजेस्ट करने के लिए जब आता है तो हमारे लिवर में एक मैकेनिज्म है जो उसे डाइजेस्ट करता है। उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हर इंसान का लिवर मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो अगर हमारा शरीर मेटाबोलाइज अच्छा नहीं करता है वो फैटी एसिड को, तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे रक्त में घूमता रहता है, और जो हाई प्रमाण में हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर एक्सेस फैट फूड खाए और उसका लिवर मेटाबॉलिज्म भी वीक हो, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल सकते हैं। उसका रिवर्स भी हो सकता है। कोई व्यक्ति काफी हेवी फैट खा रहा है, उसका लिवर मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है मगर उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं। तो ये पेशेंट के, हर व्यक्ति के लिवर फंक्शन पे डिपेंड है कि उसका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कितना है। यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर ज्यादा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो कोलेस्ट्रॉल ये मेजर कॉज है, मेजर डिसीजेस जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इसके कारण। तो ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में ज्यादा जा रहा है और ब्लड में ज्यादा घूम रहा है, तो ये हार्ट की, ब्रेन की और सारे शरीर की जो कोई रग्स है और ब्लड वेसल्स है उसमें डिपॉजिट हो जाता है, और उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसकी वजह से ब्लॉक्स तैयार होते हैं। अगर ये ब्लॉक ब्रेन में तैयार हो जाए तो उससे पेशेंट को पैरालिसिस होता है। अगर यही ब्लॉक हार्ट में तैयार हो जाए तो उससे हार्ट अटैक होता है। और यही ब्लॉक अगर शरीर के किसी भी अंग में, हाथ या पैर में हो जाए तो वहां पे गैंग्रीन हो जाता है। तो ये मेजर कारण है कोलेस्ट्रॉल से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जिससे पेशेंट्स का मृत्यु होता है। रेगुलर बेसिस पे इसका जांच करना महत्वपूर्ण है, और इसे कितने बार करना चाहिए?
हाई कोलेस्ट्रॉल कब चेक करना चाहिए, किसने चेक करना चाहिए, उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस है। जिस किसी व्यक्ति के फैमिली में हार्ट डिसीज या पैरालिसिस बहुत कम उम्र में हुआ है, जैसे 40 के अंदर की उम्र में हुआ है, उसको बोलते हैं हम यंग हार्ट अटैक, तो ऐसे केसेस में फैमिलियल हाई कोलेस्ट्रॉल डिसीज हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति में 20 की उम्र में भी आप कोलेस्ट्रॉल चेक करना शुरू करते हैं तो यू कैन प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक इन किड्स। ओके। मगर किसी नॉर्मल व्यक्ति में जिसके फैमिली में कोई हार्ट डिसीज नहीं है तो उसने 30 उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल चेक करना जरूरी है। मगर समझो आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो आप लोगों ने हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल चेक करना जरूरी है। और इस कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लॉक किसी रग में तैयार होता है या ब्लड वेसल में तैयार होता है वो 85% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है। तो हर किसी व्यक्ति के टारगेट अलग है कोलेस्ट्रॉल के, सो दैट हम भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सके। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उन्हें क्या दवाइयाँ दी जाती है? जैसे मैंने डिस्कस किया कि हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण आपका डाइट है और दूसरा आपका लीवर मेटाबॉलिज्म है। आपका लीवर किस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में आ रहा है खाने से, उसे किस तरह से मेटाबोलाइज करता है। अगर खाने में फैटी एसिड फूड कम कर दे तो शायद आपका कोलेस्ट्रॉल वैसे ही कम हो जाए। तो 40 to 50% रोल है डाइट का। जिस तरह से आप डाइट खाते हैं उस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मगर 50% to 70% लोगों में रोल होता है लीवर मेटाबॉलिज्म का, और जिनका लीवर मेटाबॉलिज्म मतलब फंक्शन इस तरह से है कि आपका फैटी एसिड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में ब्लड में घूम रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में हमें वो मेटाबॉलिज्म ट्रिगर या फास्ट करने के लिए दवाइयाँ है, स्पेशली स्टैटिन्स बोलते हैं ये दवाइयों को। और ये दवाइयाँ फ्रीली अवेलेबल है। आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है जो आपके रेगुलरली आप फॉलो करते हो और उनको बताएंगे आपके रिपोर्ट, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से आपके टारगेट्स है और आपको किस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, और वो इजीली कंट्रोल हो जाता है।